ओके बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं जावा मतलब गांधी सर अपनी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और जैसा कि डिमांड आ रही थी लगातार कि पिछले साल वाला इतना अच्छा पेपर गेस्ट पेपर दिया गया और इस साल अभी मैंने नहीं डाला था, तो कुछ रीजन थे इसलिए मैंने नहीं डाला था। लेकिन अब वो इंतजार खत्म और आपका जो है गेस्ट पेपर आपके सामने है। तो ये कंप्यूटर का गेस्ट पेपर मतलब आप मान चलिएगा कि इसमें बहुत कुछ फंसेगा आपका, जैसा कि हर साल फंसता है हम लोगों का बोर्ड पेपर के हिसाब से। और एटलीस्ट इतना तो रहेगा ही कि बिल्कुल डिट्टो सेम पैटर्न आपका फंसने वाला है, जैसा कि आप लोग हमसे उम्मीद करते हो हर साल की तरीके से। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका पूरा फुल पैटर्न फॉलो किया गया है। आप लोग इसको देखिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है स्क्रीन का। ओके, देखिए, जैसा सारे बच्चे जानते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन एक पिक्चर फॉर्म में दिया जाता है और आपसे उम्मीद की जाती है कि ये जावा का कोई कॉन्सेप्ट है जो इस पिक्चर में दिखाया गया है और आपको उसको पहचानना होता है। तो यहां पर नॉर्मली जो है देखा जाए तो हमेशा जो है पिक्चर फॉर्म में कौन से क्वेश्चन आते थे, जो आपके जावा के कॉन्सेप्ट हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। लेकिन अब क्योंकि पेपर 2-3 साल हो गए हैं तो थोड़ा एडवांस किया जा रहा है कि जावा के किसी भी टॉपिक से कोई भी पिक्चर वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है यहाँ पर और आई होप ये आ भी जाएगा। देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका पूछा गया है कि इस पिक्चर में दिए गया डेटा जो है उसके हिसाब से ये पिक्चर क्या शो कर रही है। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि ये रेड लाइट है और फिर आपका जो है येलो हुई, फिर ग्रीन हुई, तो एक सर्कल में ये चीज चल रही है। ऐसे मैंने ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल लिया हुआ है। तो रियल में ये आपका एक लूप है, ये आपका एक लूप है कि व्हाइल लूप रिपीट टिल टाइम अप, यानी कि आपका पहले रेड जलता है, उसके बाद हल्का सा येलो हुआ, फिर ग्रीन हुआ, इस तरीके से सर्कल चलता ही रहता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें कि सही ऑप्शन आपका व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हॉस्पिटल इमरजेंसी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। तो हॉस्पिटल बच्चों सबके लिए होता है, तो इसलिए जो है यहां पर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट ऐसे दिया गया, तो ये पब्लिक में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर मेथड राउंड यूज किया गया है, रिंट यूज किया गया है और फ्लोर यूज किया गया है। तो अगर आप देखें तो मेथड रिंट जो है और मेथड फ्लोर, तो इसकी वर्किंग पे अगर ध्यान दें तो वर्किंग के हिसाब से पॉजिटिव वैल्यू में 5.0 दे देगा। ये आई थिंक सबको ही पता होगा, 5.0 दे देगा। और यहां पे देखें रिंट क्या होता है, पॉइंट के बाद में अगर एग्जैक्टली 5 है तो वैल्यू बढ़ाने पर अगर वैल्यू इवन आती है तब तो ये बढ़ाएगा, अगर वैल्यू ऑड आती है तो ये नहीं बढ़ाएगा। तो जैसे 4.5 में अगर हम इसको वैल्यू बढ़ाएं तो ये वैल्यू आपकी 5.0 आनी चाहिए। तो 5.0 तो आपका ऑड हो गया, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहिए इसको। और अगर यहां पर 6 आता तो वैल्यू मानी जाती कि हाँ वैल्यू, क्योंकि 6 इवन नंबर में आता है, तो इसलिए ये 4.0 ही रखेगा। और 5 प्लस 4 करेंगे तो ओवरऑल आपका 9 आ जाएगा, 9। और 9.0 जब आएगा तो वो किसको मिलेगा, राउंड को मिलेगा। और राउंड क्या करता है, ये भी राउंड ऑफ करेगा, रिंट और सील फ्लोर जैसे होते हैं अपना अपना हिसाब है। लेकिन क्योंकि राउंड में पॉइंट के बाद आपको इसमें 0 मिल रहा है, तो 0 में चाहे रिंट हो, चाहे राउंड हो, चाहे आपका जो है आपका, हाँ ये दो खास है, हाँ सील और फ्लोर, तो ये दोनों जो है ये सारे फंक्शन
पॉइंट के केस में कोई वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, बस इतना याद रखना है। उसके हिसाब से आपका राउंड जो है, क्योंकि इंटीजर पे आउटपुट देता है, तो ये 9 आपका करेक्ट आंसर इसका माना जाएगा। उसके बाद एसर्शन रीजन के आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, वो मिलने हैं। तो यहां पर ये देख लें आप, जैसे कहा गया स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली। तो जैसे आप फंक्शन प्रोग्रामिंग करते हो, में ऊपर वेरिएबल या फंक्शन जो भी बनाते हो उसमें कहीं स्टैटिक नहीं लगा होता है, इसका मतलब वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक फंक्शन है। अब जब फंक्शन कॉल करते हो तो कहां से कॉल करते हो, तो आप वर्डमेन से कॉल करते हो। वर्डमेन में आपने लिखा होता है पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन। तो यहां पर वर्डमेन जो फंक्शन है वो स्टैटिक टाइप का है, और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल या फंक्शन जो है स्टैटिक के अंदर से डायरेक्टली कॉल नहीं किए जा सकते। तो ये बात आपकी सही है, उसके असर्शन सही हो गया। फिर स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग टू द क्लास एंड आर शेयर्ड और are shared among all object, so static member are designed to operate without object instantiation। तो यहां पे बताया गया कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो क्लास से डायरेक्ट बिलोंग करते हैं, जबकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये भी बात सही है, और ये ऊपर वाले स्टैटिक मेंबर को एक्सप्लेन भी कर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ ऑप्शन ए के साथ जाएंगे कि एक्सेशन रीजन दोनों सही है और रीजन एक्सेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये एक फॉर लूप दिया गया है, और फॉर लूप में 3 से लूप स्टार्ट हो रहा है और नॉट इक्वल टू 8 लिखा गया है, और अपडेशन पार्ट में +3 दिया गया है। तो यहां पर ये फाइनाइट लूप होगा, इनफाइनाइट या एंट्री कंट्रोल लूप या एग्जिट कंट्रोल, इस तरीके से ये पूछा गया है। तो अब यहां पे समझिए कि अगर 3 है और +3 अपडेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो 3 चलेगा, और फिर उसके बाद +3 होने पर 6 हो जाएगा, फिर +3 होने पर 9 हो जाएगा। तो 9 तो आपका 8 से ऊपर चला गया है, और ये 8 इसमें किसी भी तरीके से नहीं आने वाला है, इसलिए यहां पर ये लूप चलता ही जाएगा, और ये इनफाइनाइट लूप की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेथड प्रोटोटाइप फॉर द मेथड कंप्यूट विच एक्सेप्ट 1 फ्लोट एंड 1 कैरेक्टर आर्गुमेंट एंड रिटर्न ट्रू फॉल्स। तो ये देखिए मेथड प्रोटोटाइप का मतलब होता है फंक्शन की पहली लाइन, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन या मेथड प्रोटोटाइप। तो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में पब्लिक वॉइड और फिर फंक्शन का नाम, फिर आर्गुमेंट। यहां पर ये दिया गया है वॉइड कंप्यूट फ्लोट ए और कैर ch, ये आपका प्रोटोटाइप है। अब कहा जा रहा है कि जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉलिंग वाला स्टेटमेंट क्या बनेगा। तो देखें यहां पर, तो अगर हम यहां पे गौर करें, हमने बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन सही आंसर आपका ये सी वाला है। तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे कि यहां पे कहा गया कि रिटर्न टाइप बूलियन टाइप का है, तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो बूलियन टाइप की होगी। तो फंक्शन कॉलिंग से पहले यहां पे मैंने बूलियन x नाम का वेरिएबल ले लिया, ये रिटर्न टाइप शो कर रहा है। तो उसके बाद फंक्शन का नाम होना चाहिए है, और फिर यहां पे देखें आप कि फंक्शन फ्लोट टाइप की वैल्यू रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो फ्लोट टाइप की वैल्यू भी मैंने यहां पे दी है। फिर उसके बाद कैरेक्टर वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको, तो यहां पे कैरेक्टर वैल्यू भी मैंने दी है। तो एग्जैक्टली आपका ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द मेमोरी साइज ऑफ एरे इन बाइट्स या बिट्स इन जावा। तो देखिए आपका एरे का मेमोरी साइज का आप अगर 10 इयर्स उठा के देखें तो कई बार आपको रिपीट होता नजर आएगा। तो यहां पर मैंने इस बार एरे तो लिया है, लेकिन कैरेक्टर का एरे लिया है, और 1 कैरेक्टर जो है आपका कितना 2 बाइट मेमोरी लेता है, 2 बाइट मेमोरी लेता है, लेकिन यहां तो बिट्स में पूछा गया है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। तो इसका मतलब 2 बाइट है तो 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये 16 क्या होगा बिट्स होगा। तो इसके हिसाब से आपका
यहाँ पे फिर से एक बार अच्छा ओके, तो ये 16 हो गया, बिल्कुल सही है अभी तक। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर है, तो 16 इंटू 5 करेंगे, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5 और 3 8 80, तो ओवरऑल 80 बिट्स आपका यहां पर बन रहा है। मैं पहले एक कैरेक्टर के बारे में बता रहा था, लेकिन यहाँ तो एरे है ना, तो एरे के इंटू 5 भी करना पड़ेगा, जितने कैरेक्टर हैं आपके उसके हिसाब से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इन द फॉलोइंग जावा कोड आइडेंटिफाई व्हाट बाइक रिप्रेजेंट्स, ये बाइक नाम का कोई फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहां पर ये क्लास बाइक हो गया, कर्ली ब्रैकेट, और फिर अगर क्लास के नाम से मिलता जुलता बिल्कुल सेम फंक्शन अगर मिल जाता है तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। और फिर ये कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर कोई स्टेटमेंट हो सकते हैं, फिर ये क्लास का कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। फिर ये एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है बाइक, b1 इक्वल टू न्यू बाइक, ये ऑब्जेक्ट बना दिया गया। तो इसमें हो क्या रहा है रियल में देखा जाए तो अब यहां पर कई कंफ्यूजन हो सकते हैं, बच्चे अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि ये पूरे कोड में देखा जाए तो ये तो ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है ना। ऐसे ही आप कोई और भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये बाइक कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बाइक कंस्ट्रक्टर कैसा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और कोई चीज यहाँ पे ऑप्शन में मैच नहीं कर रही है, इसलिए आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आंसर करेक्ट माना जाएगा। बस ध्यान ये रखिएगा बच्चों, कंस्ट्रक्टर का एक क्वेश्चन आपका आने आना है, तो जो 4-5 प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर की होती है उनको जरूर याद कर लीजिएगा, उसी में से एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following are user defined data type। तो डेटा टाइप यूजर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव को ही हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मानते हैं। तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में पूछा गया है कौन सा है, तो देखो एरे आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और इंटरफेस आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और क्लास आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। लेकिन जो कैर होता है, कैर का सी थोड़ा बड़ा हो गया है, स्मॉल ही है, मीनिंग समझना है खाली आपको। तो ये तीनों आपके इसमें 1 2 3 आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आपका स्ट्रिंग का एक आउटपुट है, यहां पे परप्लेक्सिटी लिखा हुआ है स्ट्रिंग, और डॉट सबस्ट्रिंग 0,4, तो 0,4 और फिर डॉट कंपेयर टू और पर्ल करके दिया है। तो अब इसमें आपको कंपेयर टू फंक्शन के बारे में आना चाहिए, वही जानने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए पहले तो हम लोग सबस्ट्रिंग का आउटपुट निकालते हैं, तो सबस्ट्रिंग 0,4 दिया है, इसका मतलब 0 से 3 तक आपका ये एक्सट्रैक्ट करेगा स्ट्रिंग को। तो अगर हम यहां देखें तो 0 1 2 3 4 यहां तक है, तो 4 ये जो भी एंडिंग दी होती है उससे एक कम लेता है, यानी 3 तक लेगा, तो 3 तक लेगा तो PERP इसमें आएगा, PERP ये आपका इसमें आ जाएगा PERP। उसके बाद यहां पे ये आपका पर्ल करके दिया गया है, तो जब ये कंपेयर करेगा तो ये आस्काई कोड के हिसाब से कंपेयर करता है बच्चों। तो यहां पर ये वाला P सेम है, इग्नोर कर देगा आगे चेक करने के लिए, फिर E सेम है, इग्नोर कर देगा, फिर R सेम है, इग्नोर कर देगा, फिर यहां पे P और L ये अलग है, तो P और L में आपको डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है कि चाहे इधर वाला कैरेक्टर आस्काई कोड के हिसाब से बड़ा हो, चाहे इधर वाला बड़ा हो, आपको हमेशा छोटे वाले कैरेक्टर से बड़े वाले कैरेक्टर तक का मन में सोच लेना है। तो एबीसीडी के साथ देखें, MNOP ABCD EF GH IJ K L L M N O P, तो देखें यहां पे L से मैंने स्टार्ट किया और P तक देखा, जिसमें कि रूल के हिसाब से जहां से स्टार्ट या यहां देखा गया है जहां से स्टार्ट होता है वो वाला कैरेक्टर काउंटिंग में नहीं लिया जाता है। या तो आपको आस्काई कोड याद हो लेकिन आस्काई कोड इतना कौन याद रखेगा, तो मैं थोड़ा आसान तरीका बता रहा हूं आपको। तो इसमें स्टार्टिंग ये जो L है ये नहीं लिया जाएगा,
और उसके बाद बचे हुए सारे कैरेक्टर काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आउटपुट इसका 4 आएगा। अब ये 4 जो है प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये डिसाइड करने के लिए आप हमेशा देखिए कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड वाला कैरेक्टर अगर बड़ा है राइट साइड वाले से तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेफ्ट साइड वाला कैरेक्टर अगर छोटा है राइट साइड वाले से तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो अब देखा जाए यहाँ पर P और L में देखें तो P तो बड़ा होता है, तो बड़े में क्या है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो ये पॉजिटिव 4 यहाँ पर फाइनल आंसर माना जाएगा, जो कि आपका ये दिखाई पड़ रहा है। फिर देखिए आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्कैनर क्लास नीड इंपोर्ट java.util*। तो अगर स्कैनर क्लास आपको यूज करना है तो आपको इंपोर्ट में यूटिल पैकेज लेना पड़ेगा। तो ये क्या है ये असर्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद इट्स इन यूटिल पैकेज, और ये स्कैनर क्लास कहां होती है यूटिल पैकेज होती है, तो ये भी सही है। तो सही आंसर आपका ए हो गया, ये सही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर एक कैरेक्टर वेरिएबल है c जिसमें x स्टोर है और फिर यहां पर n = c+10 किया गया। तो आप यहां पे एक हिडन चीज क्या दिखाई पड़ रही है आपको, जो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी किसी कैरेक्टर के साथ में कोई भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन होती है या कोई भी कंपैरिजन होता है तो कैरेक्टर अपने आप को ASCII कोड में बदल देता है। तो देखा जाए तो स्मॉल a से स्मॉल z तक ASCII कोड आपका 97 से 122 तक होता है। तो यहाँ पर x का ASCII कोड चाहिए, हमें यहाँ पर x का ASCII कोड चाहिए। तो अगर हम z का यहाँ पर 122 मान रहे हैं तो y का क्या होगा 121 होगा, yz x yz, और फिर x का क्या होगा x का, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पे अपर केस है, इसको हिसाब से देखना पड़ेगा। तो देखिए कैपिटल A से कैपिटल Z तक आपका 65 से 90 तक होता है। तो y का क्या होगा कैपिटल Y 89 हो जाएगा, और उसके बाद कैपिटल X 88 हो जाएगा, कैपिटल X 88 हो जाएगा। तो यहां पर C की जगह पर X आएगा और X के साथ कैलकुलेशन हो रही है अरिथमेटिकल, तो ये ASCII कोड मत लेगा, तो इसका मतलब ये 88 यहां दे देगा। अब 88 प्लस 10 होगा तो यहाँ पे 98 हो जाएगा, और 98 कहां स्टोर हो रहा है इंटीजर n में, तो 98 वही बना रहेगा ये। और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू 98 हो गई है, और फिर जब प्रिंटिंग की गई है तो n प्रिंट कराया गया, तो n में आपका 98 है तो 98 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद n में क्या टाइप में चेंज कर दिया गया है, ये टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की गई है बच्चों, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को कैर लगा देने से वो कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि हमारा यहाँ 98 है तो अभी अभी हम लोगों ने स्मॉल वाला देखा था, स्मॉल a से स्मॉल z तक 97 से 122 तक होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 98 है तो 98 आपका किसका होगा 98 ASCII कोड किसका होगा b का होगा। तो इसलिए यहाँ पर n को कैर में कन्वर्ट करने से ये b बन जाएगा, तो 98 स्पेस b, क्योंकि मैंने स्पेस भी यहाँ पर दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा, रिपीट करके देख लीजिएगा अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो या कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। फिर उधर देखें एक स्ट्रिंग एरे लिया है मैंने, तो एरे है तो इंडेक्स नंबर जरूर होंगे, तो ये 0 वाले बॉक्स पे ICSE है और 2 वाले बॉक्स पर 2026 है। अब यहां पे मैंने लेंथ निकाली है s.length, तो s.length से क्या होगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेता है, तो यहां पे क्योंकि दो ही वर्ड हैं इसलिए लेंथ आ जाएगी आपकी इसकी 2 आ जाएगी, लेंथ 2 आ जाएगी। उसके बाद जब आप आंसर देखोगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये लूप का एक आपका आउटपुट का क्वेश्चन आते आता है या कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट यहाँ पर आउटपुट बस आप बोर्ड कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो
तो वैसे तो नॉर्मली आता है, लेकिन अगर कंटिन्यू और ब्रेक दे दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों को कंटिन्यू ही नहीं मालूम है, तो उस केस में वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू का थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे वर्क करता है। बच्चों कंटिन्यू का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है कि जहां कहीं भी कंटिन्यू मिलेगा तो कंटिन्यू का मतलब होता है उसके नीचे दिए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब भी कंटिन्यू मिलेगा। और फिर कंट्रोल कहां चला जाएगा, कंट्रोल हमेशा यहां से आपका अपडेशन पार्ट पे चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अपडेशन पार्ट नहीं है तो सीधे वो कंडीशन पे चला जाता है, जैसे कि आपका व्हाइल और डू व्हाइल में ये कंटिन्यू मिलने पर सीधे कंडीशन पे ही जाता है, लेकिन फॉर लूप में ये अपडेशन पार्ट पे जाता है। और अपडेशन पार्ट अगर किसी तरीके से मिसिंग कर दे, जैसे यहां पे ना देकर अपडेशन पार्ट यहां पर आई माइनस माइनस करें तो ये नहीं पढ़ेगा, फिर सीधे कंडीशन पे ही चला जाएगा। इस तरीके से वर्क होता है। एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे 5 जो है 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, 5 आपका 3 के इक्वल है नहीं है तो आप इफ से बाहर आओगे। और रूल, नेक्स्ट रूल क्या है कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी ये कंडीशन है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये, इसमें अगर कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया गया है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन मानी जाती है, जबकि आपको ये दो लाइनें दिखाई पड़ रही होंगी, लेकिन ये एक ही लाइन है जो कि इफ कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगी। तो क्योंकि 5 3 के बराबर नहीं तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब ये बाहर आएगा और यहां प्रिंटिंग कर देगा। तो प्रिंटिंग में आई के पास 5 है तो सबसे पहले 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद लूप ऊपर चला जाएगा आपका, यहां से कर्ली ब्रैकेट से लूप ऊपर चला जाएगा, i माइनस माइनस होके 4 हो गया, 4 भी बराबर नहीं है तो फिर इफ से बाहर आएगा और 4 प्रिंट कर देगा। अब क्योंकि लाइन चेंज नहीं है इसलिए 4 सामने आएगा, ओके। और उसके बाद i माइनस माइनस होकर 3 हो जाएगा। अब 3 यहां पर बच्चों 3 से मैच हो गया है, मैच हो गया है तो अब यहां पर कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर आएगा, अंदर मिल जाएगा उसको कंटिन्यू। और कंटिन्यू क्या करता है, सीधे कंट्रोल को अपडेशन पार्ट पे भेज देता है, नीचे नहीं जाने देता है। तो ये माइनस माइनस होकर आपका 3 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब आपका 3 प्रिंट नहीं हुआ, 2 हो गया। अब यहां पे चेक होगा 2 इक्वल है 3 के, नहीं है तो एल्स बाहर आकर इससे 2 प्रिंट कर देगा। फिर ये माइनस माइनस होकर 1 हो जाएगा, 1 इक्वल है 3 के, नहीं है तो ये बाहर आकर 1 प्रिंट कर देगा। और उसके बाद बच्चों जैसे 0 होगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप पूरा लूप से बाहर आ जाओगे। तो इस हिसाब से आपका 5 4 2 1 3 छूट गया, क्योंकि 3 पर कंडीशन ट्रू हो गई थी, कंटिन्यू से नीचे ना आकर ये ऊपर चला गया था। तो आपका आउटपुट आपका 5 4 2 1 फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन जावा हाउ मेनी स्पेसेस डज द /t कैरेक्टर जनरली represent in a standard console? सॉरी बच्चों, एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में पहले भी आ चुका है कि ये /t या /n हम लोग क्या मानते हैं, स्केप सीक्वेंस। तो उसमें पूछ दिया गया था कि /t/n कोई एक कैरेक्टर लिया गया था और पूछ दिया गया था कितनी मेमोरी साइज लेते हैं। तो वहीं से थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैंने सोचा बोर्ड ऐसे भी बता सकता है। तो मैंने यहाँ पर मेमोरी साइज तो नहीं पूछा, लेकिन उसका आंसर क्या था मेमोरी साइज का, क्योंकि ये कैरेक्टर फॉर्म माना जाता है और कैरेक्टर हमेशा 2 कैरेक्टर लेता है, तो उसका आंसर उसमें 2 था। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ नया पूछ दिया है कि /t से क्योंकि स्पेस आता है तो कितना स्पेस आता है। तो बच्चों याद रखिएगा, /t से कंसोल यानी आउटपुट विंडो पे दो चीजों के बीच में 8 स्पेस कैरेक्टर का स्पेस आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड को देना चाहिए कभी ना कभी इसको। नेक्स्ट देखेंगे, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, ये कैरेक्टर फंक्शन है, इज डिजिट इज लेटर इस तरीके से। तो यहां पर डिजिट चेक कर रहा है और डिजिट में तो यहां पे कोई डिजिट है ही नहीं, तो ये सारे फंक्शन जितने भी इस वाले होते हैं ये बूलियन रिजल्ट देते हैं, ट्रू फॉल्स। अब क्योंकि यहां पे कोई डिजिट नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा। लेकिन एक चीज और देख लेते हैं, यहां पे कैरेक्टर डॉट इज डिजिट लेटर, ओके। तो यहां पर डिजिट लेटर जो दे दिया गया है रियल में यह फंक्शन ही नहीं होता है, फंक्शन होता है इज डिजिट और
ओ बड़ा होता है, आर छोटा है, और लेटर। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट करने की मैंने कोशिश की है, बाकी आपको आंसर तो इसका मैं बता ही रहा हूं। अब क्योंकि ये और इसमें मिसिंग है, इसलिए यहां पर ये क्या आएगा, एरर आएगी। लेकिन अगर और होता तो यहां पर फॉल्स आता, क्योंकि यहां पर ये डिजिट नहीं है। तो दोनों आंसर मैंने बता दिया आपको कि यहां पर ये फंक्शन होता ही नहीं है जावा के पास, क्योंकि जावा में जो फंक्शन होता है इस डिजिट और लेटर होता है। तो यहां और मैंने मिसिंग कर दिया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एक जैसे दिखाई पड़ा तो बच्चा यहीं पर गलती कर देगा। तो इसलिए आप इस टाइप की ट्रिकी चीजों पर ध्यान दीजिएगा। और खास ध्यान देने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझे क्या कहा गया। कई बच्चे जल्दीबाजी यहाँ पे करेंगे और गलत करके चले आएंगे। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लंबा बना दिया है, लेकिन बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग से रिलेटेड काफी चर्चाएं चलती रह रही हैं जब से ये टॉपिक क्या, जब से ये किसी स्पेसिमेन पेपर में आ गया है अपने बोर्ड के, तो उसी हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। तो अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन द सेकंड लाइन ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। तो ये जावा कोड है, इसमें आपका इंटीजर रैपर क्लास है और ये उसका ऑब्जेक्ट है नम नाम का, जिसमें 42 हमने स्टोर कर दिया है। तो अगर बच्चों खाली यही लाइन दी गई होती है, पूछा जाता है ये क्या है, बॉक्सिंग है, अनबॉक्सिंग है या कुछ और है, टाइपकास्टिंग है, तो आप इसको बॉक्सिंग कहते हैं। मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है और डिफरेंस भी दिखाने की कोशिश की है। तो बॉक्सिंग का मतलब होता है किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को उसकी रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो ये 42 क्या है बच्चों, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वैल्यू है। और ये नम, क्योंकि इंटीजर एक क्लास है और क्लास का कुछ भी दिया होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप अपनी करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए यहां पर इसको हम बॉक्सिंग कहेंगे। और अनबॉक्सिंग क्या होता है, ये मान लीजिए ये इसमें स्टोर है और अब वापस आप प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी नॉन प्रिमिटिव से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना अनबॉक्सिंग कहलाता है। तो अब देखो उसके लिए हमने फंक्शन यूज किया है, ये ऑब्जेक्ट है num डॉट आईएनटी वैल्यू। आईएनटी वैल्यू और भी इसके तरीके हैं, फिलहाल तो आईएनटी वैल्यू मैंने फंक्शन यूज किया है। अगर आप चाहो तो इंटीजर डॉट पास आईएनटी, यहां पर इंटीजर डॉट पास आईएनटी और ब्रैकेट में आप डॉट पास आईएनटी और ब्रैकेट में नम लिख सकते हो, तो ये आपका न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और रिजल्ट में आपका 42 स्टोर हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं सेकंड लाइन में, इसको अनबॉक्सिंग कहते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है अनबॉक्सिंग होगा, इसका सही आंसर अनबॉक्सिंग है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये मैंने तीसरा क्वेश्चन ले लिया है, आई थिंक 2 क्वेश्चन कम से कम तो आते ही आते हैं, कभी कभार तीसरा भी आ सकता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट था तो ले लिया। देखिए, a constructor has the same name as class name, ये कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। और कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न इंटीजर वैल्यू, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वैल्यू नॉट इवन वॉइड। तो असर्शन सही है और रीजन आपका इसका फॉल्स है, इसलिए जो है यहां पे ऑप्शन सी में जाएंगे, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ओके, ये रहेगा। तो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलना है, इसलिए ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पर कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड दिखाई पड़ गया। उसके बाद देखें, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन विच द स्टेटमेंट आर जंबल्ड किया गया है, यानी कि कुछ स्टेटमेंट ऊपर नीचे कर दिए गए, ये किसी प्रोग्राम का हिस्सा है, कोड है, और इसको आपको सही तरीके से अरेंज करना है। तो नॉर्मली हमने प्रोग्रामिंग बताया था, तो स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग में सबसे पहला वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, दूसरा जो है वैल्यू इनपुट करना होता है, और तीसरा आपका इनी कैलकुलेशन, और चौथा आउटपुट। और अब देखें वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन कहां है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन आपको ये वाली लाइन में दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद फिर आपका आता है वैल्यू इनपुट करना, तो क्योंकि वैल्यू इनपुट फिक्स्ड वैल्यू है तो वो इसी में स्टोर हो गई है। फिर एनी कैलकुलेशन, तो एनी कैलकुलेशन में देखा जाए तो यहां पर लूप चलाओगे तभी कैलकुलेशन होगी, तो
जाएगा और फिर कैलकुलेशन आपकी नंबर 3 पे ये हो रही है और फिर आउटपुट स्टेटमेंट तो नंबर 4 पर ये आपका ये आउटपुट हो रहा है यानी प्रिंटिंग हो रही है। तो आपका सही सीक्वेंस क्या रहेगा, ये 2 1 4 और आपका 3 इस सीक्वेंसेस को अरेंज किया गया। तो एक क्वेश्चन ये आपका इस तरीके से बना के दिया जाएगा, आपको याद रखना है इसको प्रोग्राम में लिखते तो किस तरीके से सीक्वेंस रहता, बस यही जानना चाहता है एग्जामिनर। ओके, छोटा सा एग्जांपल था, सम ऑफ डिजिट का ये प्रोग्राम है बच्चों। उसके बाद आपका फाइनल ये याद रखना है आपको कि हमेशा आपका एरर का एक क्वेश्चन लगभग मिलता है, कभी कभार गैप हो जाए तो अलग बात है। तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया है एरर से रिलेटेड, वो अलग बात है, एक एरर वाला और एरे का था। नेम द टाइप ऑफ एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मतलब आएगा जरूर किसी ना किसी रूप में एरर का, डायरेक्ट एरर पूछा जाए या सिंपल सा एमसीक्यू में एरर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आ गया था। तो int is equal to 10, b is equal to 0 सेमीकोलन, इसमें कोई एरर है? तो इसमें बच्चों कोई एरर नहीं है। तो उसके बाद int a arr स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू स्टोर कर देंगे, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये भी सही है। तो उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ब्रैकेट में रिजल्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स बंद कर दिया प्लस a डिवाइडेड बाय b। तो देखा जाए डबल कोट्स स्टार्ट हुआ बंद हुआ, इसमें भी कोई एरर नहीं, प्लस ये कैलकुलेशन की गई इसमें भी कोई एरर नहीं है, प्लस और फिर ARR डॉट सॉरी ARR के अंदर ARR डॉट लेंथ फंक्शन यूज किया गया। अब जरा देखें यहाँ पर 1 2 3 4 चार नंबर है तो लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। लेकिन इंडेक्स नंबर के हिसाब से देखें बच्चों तो 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर तक दिया गया। तो यानी कि अगर आपको इन वैल्यूज को एक्सेस करना है तो आप 0 से लगाकर 3 तक कोई इंडेक्स नंबर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ इंडेक्स नंबर बच्चों कितना मिल रहा है 4, ये एरर है। तो ये एरर आपकी कब आएगी, जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा तब वो पकड़ेगा इस एरर को। तो इसलिए यहाँ पर ये रन टाइम एरर के अंदर जाएगा। तो आपका रन टाइम एरर यहाँ पर है। बाकी सिंटैक्स एरर आपको पता है, कोई सेमीकोलन है नहीं लगाया, कॉमा लगा दिया, या कोई कर्ली ब्रैकेट था इसको गोल वाला ब्रैकेट कर दिया, जो कि जावा में नहीं होता है एरे के इनिशियलाइजेशन में। तो इस तरीके का अगर कुछ होता तो वो सिंटैक्स एरर भी हो सकता था, या सिंटैक्स एरर को ही हम लोग कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं। तो बच्चों ये आपका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हो गया है एमसीक्यू का। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बच्चों ज्यादातर आप देखोगे, आपने अगर टेनियस वगैरह लगाए हैं तो ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादातर सारे क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो आप जो है देखिए फटाफट मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है नहीं समझने को, लेकिन ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं तो मार्क्स भी दिलाते हैं। तो उसके हिसाब से देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो फिक्स होता है वो जावा एक्सप्रेशन का होता है कि कोई भी जावा एक्सप्रेशन दी गई है और उसको मतलब मैथ में कोई फॉर्मूला दिया है, उसको जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये ऐसा फॉर्मूला लिया है जिसमें कि ज्यादातर जावा एक्सप्रेशन में जो भी फंक्शन वगैरह यूज होते हैं वो सारे इसमें आ जाए, ऐसा फॉर्मूला मैंने लिया है। इसी टाइप का कोई आपका फॉर्मूला आएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन जो आप देख रहे हो ये वाली, तो ये मैट डॉट एबीएस फंक्शन होता है। तो यहाँ पे a माइनस बी लिखा है तो मैंने मैट डॉट एबीएस a माइनस ये सॉरी b, अगर हाँ b है a माइनस बी हो जाएगा, ये 2 लिख गया है थोड़ा सा। उसके बाद प्लस, फिर अब यहाँ पे पावर दिखाई पड़ रही है तो a इंटू बी की पावर है तो मैट डॉट पावर लगाकर किसकी पावर करनी है, तो a इंटू बी की करनी है, कॉमा कितनी पावर करनी है 2 करनी है। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, न्यूमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर को हमेशा आप चाहे न्यूमिनेटर को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए अलग से और चाहे डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए अलग से, लेकिन किसी एक को या दोनों को बंद करना जरूरी है, अच्छा माना जाता है। तो नीचे स्क्वायर रूट दिखाई पड़ रहा है तो मैट डॉट
स्क्वायर रूट। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने लिखा था 3 लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे 3 अगर लिखा होगा बच्चों तो मैट डॉट सीबीआरटी लगेगा, और खाली अगर ऐसे है तो स्क्वायर रूट तो मैट डॉट एसक्यूआरटी लगेगा, एसक्यूआरटी। तो आप इसमें से जैसा भी हो वैसे आप कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो सीबीआरटी लगाइएगा, नहीं तो एसक्यूआरटी लगाइएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नया पैटर्न है, नए पैटर्न में क्या कर रहे हैं, वो फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं, वो अपने सेंटेंसेस फॉर्म में कह दे रहे हैं कि एक फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कीजिए जावा एक्सप्रेशन में, जिसमें किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट करना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर डिवाइडेड बाई a प्लस बी करके करना है। इस तरीके से वो बता दे रहे हैं और उसको जावा एक्सप्रेशन में लिखना होता है। तो आप 2025 के पेपर को देखेंगे, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अभी मैंने ये पुराने पैटर्न लिए हैं क्योंकि एक ही बार आया है, तो जरूरी नहीं कि दोबारा भी आए, इसी तरीके से आना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका फिक्स है कि प्लस प्लस माइनस माइनस वाला कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आता है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से इसको हमें निकालना होता है। जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर z इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई प्लस प्लस n मॉड 3 प्लस m माइनस माइनस इस तरीके से दिया है डिवाइडेड बाई 10। तो इसमें हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपका जो है प्लस प्लस और माइनस माइनस सॉल्व करते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड या मॉड, ये ऑपरेटर एसोसिएटिविटी आता है टॉपिक कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से अगर लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय मल्टीप्लाई मिल जाए एक्सप्रेशन में तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर डिवाइड मिल जाए पहले तो डिवाइड कर दीजिए, अगर मॉड साइन पहले मिल रहा है, जो पहले मिल रहा है तीनों में उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस में भी यही काम करते हैं। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस हो गया। अब आप यहाँ ध्यान दें कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में कौन से ऑपरेटर पहले सॉल्व होते हैं। तो प्लस प्लस माइनस माइनस दिया है इसमें, तो n प्लस प्लस n, तो n की वैल्यू आपकी यहां पर बताई गई है, n की वैल्यू आपकी 6 है, तो प्लस प्लस n करने से ये 7 हो गई। और फिर अब m माइनस माइनस दिया है, तो यहां पर m की वैल्यू 20 है, तो माइनस माइनस पोस्ट में दिया गया, तो पोस्ट में हम लोग तुरंत वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, जो वैल्यू है वही लेते हैं। तो यहां पर हमने m की वैल्यू 20 ही ली है, और क्योंकि इसके आगे अब m नहीं है कहीं, इसलिए वो 19 नहीं जाएगा, 20 ही लेकर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपकी वैल्यूज निकल आई, फिर हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है। तो आपका देखिए ये डिवाइड मॉड प्लस डिवाइड, इनमें डिवाइड मॉड और डिवाइड ये बड़े साइन है, लेकिन लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय ये वाला डिवाइड पहले मिल रहा है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर देंगे। तो 42 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, 6 आ जाएगा, फिर मॉड 3 आ गया प्लस 20 डिवाइड 10। अब मॉड प्लस और डिवाइड में पहले कौन सॉल्व करेंगे, तो मॉड सॉल्व करेंगे, तो मॉड करेंगे तो 3 2 जा 6, मॉड मतलब रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, 0 आ गया। अब बचा आपका यहाँ पे 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पर डिवाइड आपका बड़ा है प्लस से, तो पहले डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर 10 2 जा 20, और फिर 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो ओवरऑल आपका 2 आ जा रहा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पूछ दिया गया है mn और ओके, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन व्हेन वैल्यू ऑफ mn एंड z की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे दो जो आउटपुट आपके आए हैं, इसका मतलब इसमें हमने अपनी तरफ से बढ़ाने की कोशिश की हम कि आउटपुट भी थोड़ा सा निकलवा लें कि m की वैल्यू कितनी होगी। तो आप यहाँ पर ये 19 जो लिखा है ये इसमें मे बी एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया होगा, वैसे आउटपुट तो 2 ही निकालना था, ये 19 से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अभी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाँ ओके ओके याद आ गया, अभी भी मैंने बताया था m माइनस माइनस होकर 20 ले रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 19 हो जाएगी। तो यहां पर जो इसका रिजल्ट जो निकालना था उसमें मे बी हमको यहाँ पे ये भी लिख देना चाहिए था कि m की वैल्यू भी हम जानना चाहते हैं, तो वो लिखा नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट उसी हिसाब से लिखा है। कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी, पहले कहीं बनाना होता है फिर आपका पीडीएफ में लाना होता है। तो फिलहाल m की वैल्यू ये है
और ये आपका जो z है उसकी वैल्यू 2i है, और चाहे तो उसकी भी वैल्यू लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू तो 7i थी इनकी वैल्यू, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आउटपुट निकालने के लिए आता है, ये नहीं कि जरूरी है कि एम की भी वैल्यू पूछे, लेकिन अगर पूछा तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन बच्चों फिक्स है, कन्वर्ट करने वाला, ठीक। कोई चीज व्हाइल लूप में दी गई उसको फॉर डू व्हाइल में कन्वर्ट करें, या कोई फॉर में दिया उसको व्हाइल और डू व्हाइल में या उसमें करें। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये एक्सप्रेशन जो है, जो लूप लिखा हुआ है ये व्हाइल लूप है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फॉर लूप में। कन्वर्ट द फॉलोइंग लूप इनटू करस्पॉन्डिंग फॉर लूप, फॉर लूप में इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए बच्चों, लूप का स्ट्रक्चर खाली याद होना चाहिए। फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन, उसके बाद फॉर लिखा जाता है, फिर यहां पर इनिशियलाइजेशन, यहां फॉर में तो नहीं करेंगे, डिक्लेरेशन ही ठीक है, डिक्लेरेशन, यहां पे इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, फिर यहां पे कंडीशन हो जाएगी, फिर सेमीकोलन, फिर यहां पे अपडेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये बॉडी ऑफ द लूप। अब इसके हिसाब से हमें इसमें से चीजें ढूंढनी है। तो देखो पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन के हिसाब से वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो खाली यहां पर x नाम का वेरिएबल है। तो देखो यहां पर x नाम का वेरिएबल क्योंकि एक ही है इसलिए मैंने यहीं पे इनिशियलाइजेशन कर दिया है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों, वरना आप ऊपर कर सकते थे अगर और वेरिएबल होते। तो आंटी x इज इक्वल टू 65 जो कि है, फिर कंडीशन उठाई इसमें से, ये नंबर 2 पे कंडीशन है तो कंडीशन ले लिया, कंडीशन हो गई। फिर अपडेशन पार्ट इसमें देखा हमने, x प्लस प्लस है वो यहां ले लिया। उसके बाद बॉडी ऑफ लूप, तो बॉडी ऑफ लूप में जब आप अंदर आओगे तो यहाँ प्रिंटिंग लाइन है तो ये प्रिंटिंग लाइन ले ली, और फिर यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन मिल रही है तो यहाँ इफ कंडीशन लिख ली, और फिर ये आपका प्रिंटिंग हो रहा है फिर से, तो फिर से ये प्रिंटिंग ले लिया। इस तरीके से आपका ये कन्वर्ट करने का आ गया। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा में थोड़ा और बच्चा मेहनत कर ले, तो मैंने आउटपुट भी इसका पूछ दिया है, ये आउटपुट भी पूछ दिया, कन्वर्ट भी करो आउटपुट भी, लेकिन नॉर्मली बोर्ड में या तो आउटपुट के लिए आता है या कन्वर्ट करने के लिए आता है, एक ही आएगा। तो अगर आप इसको चला के देखना चाहें तो चला के देखें, तो यहां पर देखिए ये आउटपुट आ रहा है। आप थोड़ा सा पेपर समय से हो जाए इसलिए मैं इसको चलाऊंगा नहीं, आप अपने आप चला के देखिएगा, बस थोड़ा सा अंदाजा मैं दे दिया रहा हूं। जैसे 65 इज लेस देन 72 कंडीशन ट्रू नीचे आया, अब 65 कैर में चेंज करेंगे तो 65 किसका, ये कैपिटल ए में कन्वर्ट होकर एसओपी से प्रिंट हो जाएगा। एलएन एलएन नहीं लगा है प्रिंट में, तो इसका मतलब लाइन चेंज नहीं होगी। उसके 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इफ से बाहर चले गए, फिर x प्लस प्लस होकर 66 हो गया, 66 को b कहते हैं तो ये b में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 66 भी आपका जो है 2 से 66 2 से डिवाइड हो जाता है, तो कंडीशन ट्रू होने पे ये स्टार भी प्रिंट हो जाएगा इसके साथ में। यानी कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये तो प्रिंट करेगा ही करेगा, साथ में ये भी स्टार भी प्रिंट होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर सिर्फ आपका ये प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट नहीं होगा। इस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट देखिए यहां पे टाइप कास्टिंग इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट होती है, उसका एक आउटपुट आ जाता है आपका। ये सब फिक्स क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पे देखेंगे डबल m इज इक्वल टू डबल j, और इसमें आपको क्या कहे, इसमें आपको नाम बताना है कि कौन सी टाइप कास्टिंग किस स्टेटमेंट में हो रही है। तो बच्चों याद रखिएगा किसी भी वैल्यू, ये j क्या है, एक वैल्यू है, यहीं पे एक नंबर भी हो सकता था, तो किसी भी वैल्यू के पहले अगर टाइप कास्टिंग ऑपरेटर मिल जाए, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर किसको कहते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में डेटा टाइप अगर लिख दें तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट के साथ जो डेटा टाइप ऑपरेटर उस समय पैरेंथेसिस ब्रैकेट को माना जाता है। तो जे जो है डबल में कन्वर्ट हो जाए, तो जे का अपना जैसे ए का 65 आपका आस्काई कोड होता है, ऐसे जे का भी आप निकाल सकते हो, तो कन्वर्ट होकर डबल वैल्यू में बन जाएगा जे का जो भी आस्काई कोड होता है। और उसके बाद फिर x इज इक्वल टू 5 माइनस 48। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि
आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनके आस्काई कोड 47 से 48 से 57 इतने होते हैं। तो अब यहाँ पे जीरो का आस्काई कोड अगर 48 है तो 1 का 49 होगा, और फिर 2 का, ये 49 है, फिर 2 का 50 हो जाएगा, फिर 3 का 51, और 4 का 52, और 5 का 53। तो बच्चों 53 आ जाएगा यहां पर। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये आस्काई कोड जो आपने देखे, क्योंकि ये कैरेक्टर फॉर्म में है, 5 तो है लेकिन ये कैसा है, ये कैरेक्टर फॉर्म में है। तो आपको इससे पहले भी कॉन्सेप्ट ये आ चुका है कि किसी भी कैरेक्टर के साथ में कोई भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन होती है तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल देता है। तो ये 5 है यहां लिखा, लेकिन ये 5 अपने आप कन्वर्ट होकर 53 में बन जाएगा। तो रियल में यहाँ पे 53 आ जाएगा, और फिर -48 हो रहा है, तो 53 - 48 करोगे तो आपका रिजल्ट 5 ही आएगा। तो ओवरऑल पहले वाले में एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है क्योंकि ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर लगा है, और दूसरे वाले उसका आंसर आपका 74.0 आया है। जे का आस्काई कोड 74 होता है। उसके बाद दूसरे वाले में इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है। इम्प्लिसिट क्यों? जिसमें अपने आप कन्वर्ट हो जाए। तो ये कैरेक्टर फॉर्म में था 5, और जब -48 किया गया तो अपने आप 5 जो है इसमें बदल गया, 53 में बदल गया, और उसके बाद माइनस हुआ, तो ये अपने आप हो रहा है, इसलिए इसको इम्प्लिसिट कहते हैं। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई, और उसके हिसाब से 53 - 48 करोगे तो 5 ही रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स द लूप एग्जीक्यूट एंड आउटपुट। तो ये भी बच्चों आपका क्वेश्चन फिक्स है कि एक लूप होगा, उसका एक आउटपुट पूछना है आपको। मतलब आप देख लीजिएगा, और चाहे आप टेनिस उठा के देख लीजिए, सब में जो चीजें फिक्स है वो मैंने यहाँ पर दे रखी है। तो अगर हम इसका देखें तो ये देखो 30 है, और यहाँ पे a की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी 25 है। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, सबसे पहले ये चेक हो रहा है कि 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो आपकी कंडीशन ट्रू हो रही, ट्रू होने पर कंडीशन ट्रू हो रही, तो नीचे आएंगे, और यहाँ पर इस लाइन में 30 मॉड बाई 25 हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 आ जाएगा। रिजल्ट 5 आ जाएगा, और ये 5 किस में स्टोर हुआ, y में स्टोर हुआ। तो अब इस समय a की वैल्यू आपकी 30 है, और a की वैल्यू आपकी 30 है, और y की वैल्यू आपकी 5 हो चुकी है, ठीक है। अब नीचे आने पर 30 डिवाइडेड बाई y है, तो y में 5 आ चुका है, तो ये सॉल्व होने पर 6 आएगा, और 6 किस में स्टोर हो जाएगा, a में स्टोर हो जाएगा। तो y में आपका 5 स्टोर हो गया है, और a में आपका 6 स्टोर हो गया है, और ये फर्स्ट टाइम चला है, ये टाइम्स क्योंकि गिनना है ना, तो ये फर्स्ट टाइम चला है। उसका लूप ऊपर चला जाएगा, और फिर अब आपका चेक होगा कि a में आपका 6 है और y में आपका 5 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। तो 6 मॉड 5 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 कहां आएगा, 1 y में आएगा, 1 y में आएगा, ये 1 आ गया। उसके बाद अब नीचे उतरने पर अब यहां पर y में आपका 1 आ चुका है, और a में आपका 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 1 हो रहा है, तो 6 डिवाइडेड बाई 1 हो रहा है, तो फाइनल आउटपुट यहां पर 6 आ जाएगा इस समय। तो a में आपका फिर से 6 स्टोर हो गया, उसका ये दूसरी टाइम चल गया। अब फिर से लूप ऊपर जाएगा, और ये चेक होगा कि 6 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। अब 6 मॉड 1 होगा, तो 6 मॉड 1 करेंगे, 6 मॉड 1, तो 1 से 6 डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, और 0 जो आएगा वो y में स्टोर हो जाएगा, y में 0 स्टोर हो गया। उसके बाद नीचे उतरे, अब y में क्योंकि 0 हो गया है, और y में 0 हो गया है, और a में क्या है, 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे, तो यहां पे अर्थमेटिकल एक्सेप्शन यानी कि एरर आ जाएगी। तो आउटपुट और एरर दोनों, आउटपुट और कन्वर्ट करना, हाँ हाउ मेनी टाइम्स पूछा गया था, तो 3 टाइम ये फिलहाल अभी तक चला था, 3 टाइम चला था। उसके बाद
आउटपुट क्योंकि अंदर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है तो आउटपुट तो इसमें अभी कुछ आया नहीं है, और साथ में ये एरर आ जाएगी क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते इस वजह से। तो अब आप यहां पर देखें आउटपुट में मैंने क्या लिखा है, लिखने का तरीका देख लीजिए। द लूप कॉजेज अ रन टाइम एरर, द लूप कॉजेज रन टाइम एरर डिवाइडेड बाय 0 ऑन द थर्ड इटरेशन, तीसरी बार जब चलेगा तब ऐसा आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है एग्जामिनर द्वारा कि उसने कह दिया कि आप कितनी बार चलेगा आउटपुट निकालो, तो आप सोचोगे आउटपुट जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन वहां पे कोड में एरर थी तो आउटपुट कहां से आएगा, इसलिए आउटपुट नहीं आ पा रहा है। तो ओवरऑल 3 बार लूप चला है और तीसरी बार में 0 से डिवाइड होने पर एरर आ गई है। फिर देखिए एक स्ट्रिंग का आउटपुट फिक्स है और एक कैरेक्टर का भी आ सकता है। तो यहां पर आप देखिए एसटीआर में हेलो कॉमा वर्ड और फिर एक्सक्लेमेटरी साइन इतना दिया है। अब इसमें आप जो है 0 1 2 3 4 कॉमा को भी इंडेक्स वो देंगे आपका इंडेक्स नंबर, तो 5 कॉमा पे आ जाएगा, फिर 6 पे स्पेस है, 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन तक ये 12 इंडेक्स नंबर गया है। अब देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। तो देखिए str.length करेंगे तो str.length में 12 तक ये इंडेक्स नंबर लास्ट वाला गया है, तो लेंथ क्योंकि 1 से गिनी जाती है इसलिए ये 13 आएगा, यानी यहां x से 1 से गिनोगे एक्सक्लेमेटरी साइन तक तो 13 आ जाएगा, तो यहां पर 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखें str.carry0, तो 0 पे क्या है h है, तो यहां पर h आ जाएगा, और फिर str.substring 1,5 का मतलब है 1 से 4 तक तोड़ना है, तो 1 2 3 4 यानी ELLO इतना टूट जाएगा, ELLO इतना टूट जाएगा। अब ये बच्चों आया है। अब यहां पर नीचे देखेंगे ये क्योंकि प्रिंटिंग स्टेटमेंट में है, तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट में क्या होता है कि स्ट्रिंग से पहले जस्ट पहले वाला ये जो प्लस है ये तो कॉन्कैट करता है, क्योंकि एसओपी लैंग्वेज में प्लस का मतलब कॉन्कैट भी होता है ना, तो ये तो प्लस करेगा, लेकिन इसके और जो पहले प्लस है ये क्या करेंगे, ये अर्थमेटिकल करेंगे। सिर्फ एक ही प्लस जो होता है स्ट्रिंग के जस्ट पहले वाला वो आपका कॉन्कैट करता है, लेकिन उसके और पहले अगर प्लस है तो वो अर्थमेटिकल करते हैं। लेकिन स्ट्रिंग के बाद की बात करें तो स्ट्रिंग के बाद जितने भी प्लस होते हैं सब कॉन्कैट ही करते हैं, मैंने कई सारी क्लासेस में बताया है। और अगर स्ट्रिंग के बाद आप चाहते हो कैलकुलेशन भी हो तो आप किसी चीज को सेपरेट ब्रैकेट में कर दोगे तो कैलकुलेशन भी हो जाती है, लेकिन खैर यहां के हिसाब से देखिए तो ये प्लस कॉन्कैट करेगा, और फिर यहां पर ये h आया था और लेंथ यहां पे 13 आई थी जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, तो h का ASCII कोड यहां पर 72 होता है। तो आपको बताया गया ये तीसरी बार कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, मैं चाह रहा हूं कि इसको आप सीख लें कि कैरेक्टर के साथ कभी भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होती है तो कैरेक्टर अपने आप को ASCII कोड में बदल देता है। तो ये h और 13 जब ऐड करेंगे हम लोग तो 72 13 ऐड होगा तो आपका 85 आ जाएगा, और साथ में ये स्ट्रिंग है ये ऐसे रहेगी तो ज्वाइन होकर प्रिंट हो जाएगा 85 ELLO, ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। फिर यहां पे देखें बच्चों, नेम द कीवर्ड, दिस मेक अ वेरिएबल एज क्लास वेरिएबल दैट बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ रादर देन टू एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस। ये बच्चों स्टैटिक के बारे में, स्टैटिक जो होता है कीवर्ड, तो अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर किया गया है या कोई फंक्शन स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर किया गया है तो वो प्रोग्राम में कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल या फंक्शन क्लास से बिलोंग करते हैं ऑब्जेक्ट से नहीं, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो यहां पर यही बताया गया है कि बिलोंग टू इटसेल्फ रादर देन एनी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से नहीं बिलोंग करता इसलिए यहां पर इस कीवर्ड स्टैटिक होगा। उसके जंप स्टेटमेंट 3 पूछे गए तो ब्रेक से
हम लोग लूप से या स्विच केस से बाहर आने के लिए ब्रेक लगाते हैं। बाहर आने के लिए मतलब टर्मिनेट करने के लिए स्विच केस को या लूप को। और कंटिन्यू लूप में ही यूज होता है, लेकिन लूप में अपडेट करने के लिए अगले इटरेशन पे जंप करने के लिए यूज किया जाता है। और रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है ये किसी भी फंक्शन से टर्मिनेट करके फंक्शन कॉलिंग वाली स्टेटमेंट पे वापस लौटने के लिए यूज किया जाता है। तो फंक्शन से बाहर आने के लिए रिटर्न कीवर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ये तीनों मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कंसीडर द गिवन प्रोग्राम एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, अब यहां पे द सैंपल int x assign void assign int x और this dot x is equal to x। तो बच्चों एक यहां पे कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ग्लोबल वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो और यहाँ पे वैल्यू असाइन करने के लिए कहा जा रहा है, तो रियल में x इज इक्वल टू x आपको लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ मान लीजिए y होता, यहाँ पे y होता तो हम क्या लिखते, x इज इक्वल टू y लिखते, लेकिन y तो है नहीं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे जावा का कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि इन दोनों x एक जैसे हैं, तो इसमें कौन सा ये ग्लोबल वेरिएबल है और कौन सा ये लोकल वेरिएबल है, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा। तो ग्लोबल वेरिएबल को हमेशा दिस कीवर्ड से एंगेज करके लिखा जाता है। तो दिस डॉट एक्स, जहां कहीं भी आप दिस के साथ एक्स को लिखोगे वो ग्लोबल वेरिएबल बच्चों माना जाएगा। तो यह दिस डॉट एक्स में हम इस वाली एक्स की वैल्यू इसमें ले जाना चाहते थे, तो दिस डॉट एक्स लिखा और उसमें कौन सी वैल्यू आ जाए, ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है दिस। और दिस के बारे में बताया भी गया कि ये करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है दिस को। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इसको देखिए, ये हिस्सा हो गया। उसके बाद प्रिंट में एक्स को प्रिंट करा दिया गया है। अब क्वेश्चन बच्चों पूछे गए, तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है कि आपका पूरा इनकैप्सुलेशन में कोई क्लास, कंस्ट्रक्टर, फंक्शन से और लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल से मिक्स करके कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इन द मेथड असाइन। दिस का यहाँ पर क्या रोल था, तो अभी अभी आपने देखा कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने दिस यूज किया है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे बच्चों, आंसर में लिखेंगे इस तरीके से, द दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द इंस्टेंस वेरिएबल x एंड लोकल वेरिएबल या पैरामीटराइज्ड वेरिएबल x। और इसको बच्चों हम लोग वेरिएबल शैडोइंग भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल शैडोइंग, शैडोइंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इन द कॉल सी, यदि जब ये फंक्शन कॉल करेंगे सी डॉट असाइन, एक ये ऊपर जो फंक्शन दिया गया था इसको जब कॉल करेंगे ये असाइन वाला, तो क्या होगा इसमें, तो देखो यहां पर सी डॉट असाइन 25 भेजा गया, तो 25 जंप करके कहां चला जाएगा बच्चों, यहां x में चला जाएगा, यहां से वो ग्लोबल वेरिएबल इस x में 25 पहुंच जाएगा, ये 25 x में पहुंच गया। उसके बाद आइडेंटिफाई द एक्चुअल एंड पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। तो जहां से वैल्यू बच्चों भेजी जाती है वो एक्चुअल पैरामीटर होता है, ये 25 जो है ये एक्चुअल पैरामीटर है, और जहां पर वैल्यू पहुंचती है फंक्शन के अंदर यानी ये वाला x, ये फॉर्मल पैरामीटर है। तो यही इसमें पूछा गया है, तो अब इसका आंसर देख लीजिए, एक्चुअल पैरामीटर 25 है और फॉर्मल पैरामीटर आपका x है, जो ऊपर हम int x लिखा है। और साथ में यहां पर हमने एक और चीज पूछ दी है कि oops concept used when instance variable and local variable have same name, यानी कि जब ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम होता है तो उस समय दिस का यूज करके हम लोग ये वर्क कर रहे हैं। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है कि दोनों तरफ x है और एक ग्लोबल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस डॉट x लिखा गया है और लोकल वेरिएबल के लिए खाली x लिखा गया है। तो इसको कहते क्या है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे बता दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट का नाम बच्चों वेरिएबल शैडोइंग या इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
बाकी कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। फिर देखिए, अब यहां पर ये भी एक नया तरीके का क्वेश्चन है कि कोई एक प्रॉब्लम आती है सामने, लिखी हुई होती है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से कोड में एरर वगैरह ढूंढ के उसको एडजस्ट करना होता है, करेक्ट कोड लिखना होता है। तो यहां लिखा है द फॉलोइंग कोड इज मीन टू प्रिंट यू कैन वोट। ये प्रॉब्लम है कि आपको एक कोड दिया गया है जिसमें यू कैन वोट प्रिंट हो जाए। अब यहां पे बताया गया इफ द पर्सन इज 18 और अबव, अगर कोई भी पर्सन की एज 18 या उससे ज्यादा है तो यू कैन वोट प्रिंट हो जाए, एंड इज अ सिटीजन। ठीक है, तो अब आगे देखिए, हाउ द कोड हैज एरर, फिक्स द कोड सो दैट कंपाइल एंड प्रिंट करेक्ट मैसेज फॉर एज 19 एंड सिटीजन ट्रू। तो यहां पर ये कोड में कोई एरर है, उसको ढूंढ के हमें सही करना है। तो देखिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए, आपका int एज इक्वल टू 19, ये बात सही है, तो ये बात सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। उसका देखिए बूलियन सिटीजन इक्वल टू ट्रू, तो बच्चों आप पहचान सकते हैं कमेंट लाइन में क्या होना चाहिए, ट्रू सही है। तो अभी खैर टाइम नहीं है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहां पर ये जो ट्रू है इसका टी बड़ा है, जबकि आपको एक रूल याद कर लीजिएगा जावा में कि कभी भी कीवर्ड जावा के यूज किए जाते हैं सारे स्मॉल में होते हैं। तो यहाँ पे ये पहली एरर मिली कि टी बड़ा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टी को छोटा करना पड़ेगा। बूलियन सिटीजन इक्वल टू ट्रू। उसके बाद जरा कोड देखें, कोड में कहा गया था कि वो वोट तभी डाल सकता है जब वो 18 से बड़ा या बराबर हो। तो यहां देखें यू कैन वोट तो एल्स में पड़ा है और कंडीशन ऊपर लगी हुई है, और ये कंडीशन सही भी लगी है, लेकिन ये रिजल्ट तो नीचे पड़ा हुआ है। हाँ, यहां पर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये और ये भी गलत है। तो देखो, हमने पहले कंडीशन सही करी, एज इज ग्रेटर देन 18 या ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये भी एक एरर है कि 18 या 18 से अबव हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और फिर क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो और नहीं लगा सकते, एंड लगाना पड़ेगा, तो ये एंड लगा दिया, और सिटीजन इक्वल टू ट्रू, ये मैच कर लिया। और मैसेज जो नीचे वाला था उसको उठाकर ऊपर ले आए, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू प्रिंट होना चाहिए, तो यू कैन वोट यहां पर प्रिंट करा दिया। और फिर एल्स में जो ये कैन नॉट वोट वाला था वो एल्स में डाल दिया गया, कैन नॉट वोट वाला ये एल्स में डाल दिया गया। अब अगर आप चाहो कि नहीं ये तो यही पड़ा रहना चाहिए, यही ऊपर वाला वैसा रहना चाहिए, तो इस कंडीशन को अपोजिट कर दो, यानी कि लेस देन 18 कर दो, और एंड में आपका नॉट इक्वल टू ट्रू कर दो। अच्छा हाँ, एक और गलती थी बच्चों जो आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ये इक्वल टू एक ही साइन लगा है, जबकि इक्वलिटी चेक करने के लिए दो इक्वल लगते हैं। तो देखो, ये हमने ऐसा कोड लिया है जिसमें सारी, आप फेलियर उठा के देखना, उसमें इसी टाइप की एरर दी गई है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग छोटी छोटी, जबकि हमें एक ही कोड में वो सारी एरर कि आपको कहां कहां ध्यान देना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चा हमने कॉपी चेक करने गए हैं तो गलती करता हुआ मिला है, क्या कि कीवर्ड अपर केस में कर देते हैं तो उसको लोअर केस करना आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद ये जो ऑपरेटर है इसमें लेस देन इक्वल टू गायब था, यहां पे डबल इक्वल टू होना चाहिए, वो गायब है, ठीक है। और दूसरा, ये मैसेज जो पॉजिटिव वाला था वो नीचे डाल देते हैं और नेगेटिव वाला उल्टा कर देते हैं, ऊपर डाल देते हैं, तो उसको भी हमें सही करना पड़ता है। और फिर ये देखो, एक और ऑपरेटर का है कि एंड लगाना चाहिए था दोनों कंडीशन ट्रू होने पर, जबकि और लगा है। तो इन चीजों पर ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, बाकी कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपका। रैपर क्लास का यूज देखिए, आपका ये 25 एक नंबर है लेकिन स्टोर किसमें है, स्ट्रिंग में। 5 एक नंबर है लेकिन स्टोर किसमें है, स्ट्रिंग में। अब इंटीजर डॉट पास आईएनटी क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग में स्टोर वैल्यू को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये 25 स्ट्रिंग फॉर्म में था, अब ये कन्वर्ट होकर नंबर बन जाएगा, 25 नंबर बन जाएगा।
फिर इंटीजर डॉट पास आईएनटी फिर से किया है तो ये 5 जो है ये भी नंबर बन जाएगा। फिर यहां पर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कर दिया है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ क्या करता है, किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, किसी भी नंबर को। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, ये आपका नंबर था, इसको हम बाहर ले गए इंटीजर में, तो स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया इंटीजर डॉट पास आईएनटी से। ठीक है, अब न्यूमेरिक वैल्यू को वापस स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू ऑफ लगाया गया है। तो यहाँ पे जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो पहले तो अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है ना। तो आपका x में क्या है 25 है, 25 डिवाइडेड बाय y में क्या है 5 है। अब क्योंकि x y न्यूमेरिक फॉर्म में है इसलिए डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ जो ये 5 आएगा, ये 5 स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी ये जो 5 आया है ये स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि आपको दोनों चीजें पता हो जाए, क्या इन फंक्शंस का यूज, क्योंकि किसी भी रूप में ये आउटपुट बनाया जा सकता है, आप देख लीजिएगा। और दूसरा आपको यहाँ पे एक और चीज पता चल रही होगी कि जब कभी भी किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो अनबॉक्सिंग कहलाता है। अनबॉक्सिंग ऊपर वाला एक क्वेश्चन इस तरीके का मैंने रखा है। और जब कभी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बॉक्सिंग कहते हैं, बॉक्सिंग। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो अनबॉक्सिंग, यानी कि ये नंबर था नहीं, नंबर जैसा दिखाई पड़ रहा था, अब इसको नंबर में कन्वर्ट किया तो इसको अनबॉक्सिंग कहते हैं। यानी प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो अनबॉक्सिंग, और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉक्सिंग। इस तरीके से इन लाइनों को भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने टर्मिनोलॉजी बता दी है। अब आप आगे देखिए, आउटपुट का क्वेश्चन था तो a प्लस बी किया गया, तो a तो स्ट्रिंग है और b भी स्ट्रिंग है, तो यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगा इसका 25 और 5, ये पहला आउटपुट हो जाएगा इसका, क्योंकि स्ट्रिंग में प्लस का मतलब कॉन्कैट होता है तो जोड़ देगा ये। उसके बाद देखें x डिवाइडेड बाई y, तो x y आप तो ये तो न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो x डिवाइडेड बाई y करोगे तो 25 डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है, तो ये 5 आ जाएगा 5, और प्लस a लिखा है तो a में आपका क्या है, a में आपका 25 है, तो ये 25 यहां पर कॉन्कैट हो जाएगा। वो तो डिवाइड हुआ लेकिन ये प्लस कॉन्कैट कर देगा क्योंकि a जो है स्ट्रिंग टाइप का है, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। फिर उसके बाद r प्लस r डॉट लेंथ, तो r में क्या है, r में इस स्ट्रिंग वाला 5 है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ था, तो यहां पर देखें तो ये r अपना 5 प्रिंट करेगा स्ट्रिंग वाला। उसके बाद प्लस, और यहां पर r डॉट लेंथ हो रहा है, तो r की लेंथ कितनी निकलेगी, तो यहां पर r स्ट्रिंग में 5 एक कैरेक्टर है, मतलब एक कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग में एक ही कैरेक्टर है, तो ये आपका 1 निकाल देगा, 1 निकालेगा। तो ये अगर ये कैरेक्टर होता बच्चों तो ये 5 जो है अपने आप को आस्काइड में बदल देता और उसके बाद फिर ये इस वाले 5 में जुड़ जाता, लेकिन क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होता है, कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर भले एक कैरेक्टर है लेकिन इसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। फिर ये आउटपुट आ गया। फिर a डॉट कैरेट 0, तो a में आपका 25 है, तो 25 स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो इसके इंडेक्स नंबर होंगे 0 और 1, तो 0 पे आपका क्या आया 2 आया, तो यहां पे 2 आ जाएगा। प्लस y, और y में क्या है आपका, y में आपका न्यूमेरिक वाला 5 है, तो यहां पर 5 आ जाएगा, तो 2 प्लस 5। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा यहां पर बच्चों कि कैरेट फंक्शन से हमने 0 वाला कैरेक्टर तोड़ा है तो ये 2 निकला है, तो 0 का आस्काई कोड 48 होता है, 1 का आस्काई कोड 49 हो गया और 2 का आस्काई कोड 50 हो गया। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये चौथी बार मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या कि कभी भी कैरेक्टर के साथ कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू का कैलकुलेशन होता है तो कैरेक्टर आपको आस्काई कोड में बदल देता है। ये 2 जो है 50 बन जाएगा बच्चों, तो यहां पर 50 प्लस, और ये तो न्यूमेरिक में था ही 5, तो 5 हो जाएगा, तो इसका आउटपुट 55 हो जाएगा, 55।
ओवरऑल ये आपका सेक्शन ए हो गया है, जिसमें आपका एमसीक्यू और थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दी गई है। अब क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं, आज और कल, परसों में भी है 21, 22, 23। ओके, तो मैं अभी के अभी दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, जिसमें सेक्शन बी में समझाऊंगा आपको, और यहां पर अभी ये वीडियो मैं एंड करे दे रहा हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप जरूर देखिएगा। जो प्रोग्रामिंग सेक्शन है, ये मैंने आंसर लिख दिया है सारा कुछ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, देख लीजिए। सेक्शन बी में फिर मिलते हैं बच्चों।